Hello students, topic that we are discussing today is electrochemistry. Class from class 12th. Electrochemistry. That is my first lecture in English medium electrochemistry. Here electrochemistry, electro word is used for electric energy. Electro word is used for electric energy and chemistry denoted chemical energy. So there are two types of energy: electro for electric energy, chemistry for chemical energy. Electric energy is converted into chemical energy and vice versa. It means chemical energy is converted into electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. इस इंटरचेंज की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है केमिस्ट्री की, वो ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच विच डील्स टू द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. इंटर कन्वर्जन मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वाइस वर्सा यानी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. तो यहाँ दो प्रोसेस हुई. एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई. इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में और दूसरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो दो प्रोसेस हुई. एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई एंड वाइस वर्सा यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में. ये प्रोसेस जिस सोर्स के थ्रू होती है उस सोर्स को हम सेल कहते हैं. यानी सेल इज ए सोर्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा. सेल इज ए सोर्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा. यानी सेल वो सोर्स है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा यानी केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. There are two types of cell. First, which convert electric energy into chemical energy, and second, which convert chemical energy into electric energy. तो there are two types of cell. First, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो हो जाएगा और सेकंड जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो हो जाएगा. द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Then there are two type of cell. One is electrolytic and other is electrochemical. What is electrolytic cell? Electrolytic cell is a cell which convert electric energy into chemical energy. And what is electrochemical cell? Electrochemical cell is a cell which convert chemical energy into electric energy. Then there are two type of cell. First electrolytic and second electrochemical. In each cell there are two type of electrode. One is anode एंड अदर वन इज कैथोड. तो किसी भी सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड. एनोड किसी भी सेल में वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होगी. क्लियर? एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड हमेशा रिडक्शन रिएक्शन. यानी कोई भी सेल होगा उसमें रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी. कैथोड पर रिडक्शन एंड एनोड पर ऑक्सीडेशन. Oxidation occurs at anode,
while reduction occurs at cathode, it means redox reaction occurs in a cell. तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं सेल के अंदर, यानी सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखें, हमने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इफेक्ट होगा उस पर। पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, फिर रिएक्शन होगी, यानी इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस, इट मीन इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट उस पर रहता है। लेकिन इसमें जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वाइल इन दीज सेल redox reaction is non-spontaneous. It means redox reaction is complete in influence of electricity. redox reaction जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में होगी, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में होगी। क्लियर? रिपीट करें वापस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और केमिस्ट्री केमिकल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो रहा है। इट मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस इंटर कन्वर्जन का हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं वो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब सेल वो सोर्स है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? सेल इज ए सोर्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा का मीन इलेक्ट्रिक को केमिकल में कन्वर्ट करेगा तो केमिकल को वापस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। देन ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन which convert electric energy into chemical energy and other one which convert chemical energy into electric energy. Then there are two type of cell, one is electrolytic cell and other is electrochemical cell. Electrolytic cell is a cell which convert electric energy into chemical energy and electrochemical cell is a cell which convert chemical energy into electric energy. It mean इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है हमारे को, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करनी पड़ रही। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन क्योंकि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स नॉन स्पॉन्टेनियसली, इट मीन इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में, वाइल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियसली होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम सोल्यूशन भरते हैं वो सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन इसके अंदर फिल किया जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? Electrolyte is a substance which dissociate into its ion when dissolve in water. तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो अपने आयन में डिसोशिएट हो जाता है, लाइक NaCl। NaCl को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया। इट मीन NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस विच डिसोशिएट या डिकम्पोज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स इनटू इट्स आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। तो NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया, इट मीन ये इलेक्ट्रोलाइट है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। वो हम आगे रीड करेंगे, स्ट्रॉन्ग क्या है वीक क्या है वो आगे क्लियर कर दूंगा मैं आपको सारा। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। क्लियर? लाइक NaCl। NaCl को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया। तो जो NaCl है वो इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो प्रोसेस है उसके आयंस में डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रोलाइट का आयन में डीकम्पोजिशन होना, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस may be defined as a process, electrolysis may be defined as a process of decomposition of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का जो डीकम्पोजिशन है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस may be defined as a process of decomposition of electrolyte in its aqueous solution। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का उसके आयंस में डीकम्पोजिशन होना के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? तो जब हम करंट पास करते हैं तो आयंस आगे कैसे रिएक्शन करते हैं वो मैकेनिज्म में आएगा सारा। कि जैसे हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया या मोल्टन स्टेट ले ली, मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है वो देख लें। जैसे मैं शुगर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शुगर को जब अपने वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। शुगर को अपने वाटर में डिजोल्व कर लिया, वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब शुगर को जब हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। जब अपने शुगर को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। तो गर्म करने पर मेल्ट होना वो मोल्टन स्टेट है, क्लियर। और वाटर में डिजोल्व करने पर उसका डिजोल्व हो जाना वो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो मैं मोल्टन NaCl का एग्जांपल लूँगा इलेक्ट्रोलाइसिस को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अपना जो टॉपिक है एक्चुअल में हमने यहाँ डिस्कस करना है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ डिस्कस करने हैं हम। फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, दो लॉ थे फैराडे के, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस से। फिर कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म क्या है देखिए हम। तो मैंने एक सेल बनाया, सबसे पहले तो बीकर या कंटेनर लिया जिसमें मैंने मोल्टन NaCl डाल लिया। ये मोल्टन NaCl है, एक्वा सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं लेकिन अभी मैं मोल्टन NaCl का एग्जांपल ले रहा हूँ। मोल्टन NaCl ले लिया मैंने। अब मैंने इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने इसमें। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया और ये स्विच लगा दिया। अभी ऑफ है, ऑन नहीं किया है इसको। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लिया और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड एनोड है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड कैथोड है। क्लियर। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कैथोड है। अब NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। अभी Na प्लस और Cl माइनस है, अभी मैंने करंट पास नहीं किया है तो अभी एनोड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। जब मैं करंट पास कर दूंगा इसके अंदर, ये स्विच ऑन कर दूंगा, मैं की ऑन कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे मैंने की ऑन की, स्विच ऑन कर दिया, अब एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, Cl माइनस इसकी ओर फ्लो करने लगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव की ओर फ्लो करने लगे और पॉजिटिव आयन नेगेटिव की ओर फ्लो करने लगे। क्लियर। तो Cl माइनस एनोड की ओर फ्लो करने लगे और Na प्लस कैथोड की ओर फ्लो करने लगे। अब हुआ क्या, Cl माइनस एनोड पर पहुंच गए और Na प्लस जो थे वो कैथोड पर पहुंच गए। क्लियर। NaCl मैंने मोल्टन स्टेट में लिया,
Na प्लस और Cl माइनस आयन है। अब प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लिया और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया। अब स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब Cl माइनस आयन क्योंकि नेगेटिव चार्ज थे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और Na प्लस आयन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो Cl माइनस आयन एनोड पर पहुंच गए, Na प्लस आयन कैथोड पर पहुंच गए। अब एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन बन जाएगा, ये क्लोरीन बन गया। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बन जाएगा। इस तरह से जो कैथोड था उस पर Na डिपॉजिट होने लग गया और जो एनोड था उस पर क्लोरीन रिलीज होने लग गई, क्योंकि गैस है, गैस रिलीज हो जाती है और जो मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो कैथोड पर Na डिपॉजिट होना शुरू हो गया। मैं Na का ये एग्जांपल लूँगा कि क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ, बहुत इजी वे में क्लियर कर दूंगा आपको। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है वो देख रहे हैं अब हम। तो मैंने क्या किया, मोल्टन NaCl लिया। मोल्टन NaCl में दो आयन है, Na प्लस और Cl माइनस। करंट पास कर दिया। करंट पास करते ही जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था Cl माइनस उधर फ्लो करने लग गए और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था Na प्लस उधर फ्लो करने लगे। क्लियर। अब एनोड जो है Cl माइनस पहुंच गया एनोड पर, Cl2 में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन के थ्रू, और कैथोड पर Na प्लस पहुंच गया, Na में कन्वर्ट हो गया रिडक्शन के थ्रू। अब हम देखें तो ये Na डिपॉजिट हुआ कहाँ? कैथोड पर। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसमें करंट पास किया। करंट पास करते ही इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आते ही Na प्लस इधर मूव कर गया और Na की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, सोडियम की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। अगर मैं करंट पास नहीं करता, सपोज कि मैं इसमें करंट पास नहीं करता, तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि जब करंट पास करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, तभी पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। क्लियर। तो अगर मैं इसमें करंट पास नहीं करता तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो क्या Na प्लस इस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता? क्या Na प्लस इस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज ही नहीं होगा तो पॉजिटिव आयन इधर नहीं आएगा। क्लियर। तो जब Na प्लस इधर नहीं आता तो Na भी डिपॉजिट नहीं होता। यानी Na डिपॉजिट होने का सीधा सीधा रीज़न है क्या? कि मैं करंट पास कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव आयन इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयन इधर मूव कर रहा है तो रिड्यूस होकर वो मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर मैं करंट पास नहीं करूँगा तो ये मेटल डिपॉजिट नहीं होगा, सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ था कि जितना ज़्यादा करंट हम पास करेंगे उतना ज़्यादा ही सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। क्योंकि मैं करंट पास कर रहा हूँ तो ये डिपॉजिट हो रहा है, करंट पास नहीं कर रहा हूँ तो ये डिपॉजिट नहीं हो रहा है। इट मीन जितना ज़्यादा करंट हम पास करेंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट हम पास करेंगे, उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। देन व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? तो जितना ज़्यादा करंट हम पास करते हैं उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का मास है, द मास ऑफ सब्सटेंस deposit at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed। तो किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने का मास है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने उसमें पास की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। क्लियर। Then first law of Faraday. What is first law of Faraday? W यानी mass of substance is directly proportional to amount of electricity. Let amount of electricity is Q coulomb and mass of substance is W gram. Mass of substance is W gram and amount of electricity passed through electrolyte is Q coulomb, then W is directly proportional to Q. It means जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? अमाउंट डिपॉजिट of any substance is directly proportional to the amount of electricity passed through electrolyte.
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलाइट में पास करेंगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। नाउ जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लग जाता है, हेयर कांस्टेंट इज Z। W इक्वल टू ZQ वेयर Z is electrochemical equivalent. Z is a constant which is known as electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Z is a constant which is known as electrochemical equivalent. That is the first law of Faraday. What is first law of Faraday? Substance amount of substance या mass of substance deposit at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। लेट mass of substance deposit at electrode is W gram and amount of electricity is passed through electrolytes is Q coulomb, then W is directly proportional to Q। Here as we replace directly proportional sign with a constant, here constant is Z। Z equal to electrochemical equivalent। Z is a constant which is called as electrochemical equivalent। अब Q देखें, Q क्या है? तो करंट I जो होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। I इलेक्ट्रिसिटी है, Q चार्ज है इन कुलाम, I electricity in ampere and T time in second। I equal to Q upon T। Here T is denoted in second। I electricity in ampere, Q charge in coulomb and T time in second। I equal to Q upon T, then Q equal to I into T। Q equal to I into T। Now W equal to Q की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, तो W equal to ZIT। W इक्वल टू ZIT। तो यहाँ दो फार्मूले आ गए, एक तो W इक्वल टू ZQ एंड अदर वन इज W इक्वल टू ZIT। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब Z की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज Z, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर अपने से पुट कर लेता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो लेट Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम, देन W इक्वल टू Z। सही है, Q को अगर मैं 1 कूलम रख दूं तो W क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब W क्या था, W मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या डेफिनेशन है देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू the mass of substance। electrochemical equivalent is equal to the mass of substance which is deposit at any electrode when 1 coulomb electricity is passed through electrolyte। क्लियर। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में हम 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वही उसकी अमाउंट ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगी। क्लियर। मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। कब, जब इस सॉल्यूशन में हम 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से अगर मैं 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगा तो जो उस इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मास ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। सेकंड डेफिनेशन क्या देखें, I इक्वल टू 1 एम्पियर, I 1 एम्पियर ले लूँ, T इक्वल टू 1 सेकेंड, T 1 सेकेंड ले लूँ, I 1 एम्पियर ले लिया, T 1 सेकेंड ले लिया, देन W इक्वल टू Z। W इक्वल टू Z। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन
1 एम्पियर करंट या 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकेंड, या दूसरी लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम, इफ 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड in an electrolyte, then amount of deposit substance equal to its electrochemical equivalent। वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर 1 एम्पियर करंट को मैं 1 सेकंड के लिए इसमें पास कर दूं इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसकी अमाउंट ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ था। बहुत ही ईजी है, जितना ज़्यादा करंट हम पास कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, करंट पास करेंगे तो एनओ डिपॉजिट होगा, करंट पास नहीं करेंगे तो एनओ डिपॉजिट नहीं होगा। इट मीन जितना ज़्यादा करंट हम पास करेंगे उतना ज़्यादा एनओ डिपॉजिट होगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्लियर। अब कल हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। मैं कंटिन्यू अब इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो डालता रहूँगा। हिंदी मीडियम के वीडियो पहले चल रहे हैं मेरे, इंग्लिश मीडियम के वीडियो मैंने स्टार्ट किए हैं इसी चैप्टर से। तो नेक्स्ट लगातार जुड़ा रहूँगा मैं आपसे। तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।